वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर मैं आपको आज हिंदी के अंदर भाग 2 के जो 5 काव्य है विष्णु खरे जी के बारे में एक कम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप सबको पता होगा कि हम कवि का परिचय देते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में आता है। तो हम सबसे पहले अब कवि का परिचय स्टार्ट करने वाले हैं। विष्णु खरे जी का जन्म जो हुआ था वो सन 1940 में हुआ था, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो सबसे पहले जो लेखक का जन्म भी पूछ सकता है कि लेखक का जन्म था वो कब हुआ था, क्योंकि इनके इसमें इनकी मृत्यु नहीं दे रखी है, तो इनका जो जन्म है वो आएगा ही आएगा। तो ये 1940 में इनका छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप ज़्यादातर जानेंगे कि ज़्यादातर जो कवि होते हैं उनका जन्म ना मतलब MP, UP, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश इन्हीं में होता है। तो अगर आपको कभी ना याद ना भी आए तो भी आप अपने दिमाग में MP या फिर UP जो भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। फिर 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज, इन्होंने कौन से कॉलेज से करा था? क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया था। तो इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में किया था और क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। और 1962 और 63 में दैनिक इंदौर समाचार पत्र में उप संपादक भी रहे थे। ये संपादक का भी इन्होंने कार्य करा था। और 1963 से 75 तक दिल्ली तथा मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े रहे। जो बड़े बड़े विद्यालय थे वहाँ पे इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था। इसी दौरान 1966 से 67 में लघु पत्रिका व्यासा का संपादन भी किया था। अब इन्होंने ये जो इंदौर समाचार में उप संपादक थे और यहाँ पे लघु पत्रिका में व्यास का संपादन भी किया था इन्होंने। तो अब इनके बारे में कुछ बताया गया है कि बीच में लखनऊ संस्करण तथा अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया और रविराइज टाइम्स ऑफ इंडिया भी संपादन कार्य से जुड़े। तो इन्होंने ज़्यादातर संपादन कार्य भी किया है। और 1993 में कुछ दिनों तक जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादन के रूप में भी ये कार्य किया। तो आप ज़्यादातर इन जो भी इसमें लिखा हुआ है तो ज़्यादातर इसमें संपादन के कार्य से ही जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर किसी समाचार पत्र के संपादन से, किसी पत्रिका के। तो इसके अंदर इन्होंने संपादन का कार्य किया है। ये भी आ सकता है कि इन्होंने किसमें क्या कार्य किया, तो आप संपादन लिख सकते हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वरिष्ठ अध्याता के पद पर आसीन रहे और अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रहता है। तो अब आएगा कि जो वर्तमान में ये लोग क्या कर रहे हैं ये लेखक, तो आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्र लेखन तथा अनुवादन कार्य में रहता है। अब इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं औपचारिक रूप से उनके लेखक प्रकाशन का आरंभ 1957 में हुआ। तो जो उनका जो भी प्रकाशन है, जो भी उन्होंने लिखा था, वो प्रकाशन उनका हुआ था 1957 में हुआ था, 56 में हुआ था सॉरी। और पहला प्रकाशन 1960 में T.S. इलियट का अनुवादन मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, दूसरा कविता संग्रह और एक गैर रोमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ था। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा और ये इन्हीं में से कुछ आएंगे। और इनकी जो ज़्यादातर जैसे कि इन्होंने संग्रह किए थे, 3 संग्रह किए थे, खुद अपनी आँख से और सबकी आवाज़ के पर्दे में और पिछला बाकी। और इन्होंने ऐसे कुछ करे थे, छठवा काला। तो इन सब की जो प्रमुख रचनाएं थी इनकी। और पुरस्कार एवं सम्मान, अब किसी भी जो कवि होता है उसको कुछ पुरस्कार भी मिले होते हैं, कुछ सम्मान भी मिले होते हैं। तो इनमें भी इसका कुछ बताया। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना, इनकी भाषा शैली भी आ सकती है। तो इन्होंने अपनी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सख्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी। तो इन्होंने अपनी जो भाषा थी वो जितने भी समाज में कार्य गैर कानूनी कार्य हो रहे, जितने भी अंडवार हो रहे, जितने भी विडंबनाएं आई हैं, उन सब के बारे में इन्होंने एक तरह से समझ लो कटाक्ष किया था, बहुत ही उनके बारे में विरोध किया था। तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो अब इसके बारे में थोड़ा तो हो गया, लेखक के बारे में आप जान सकते हैं। और फिर उनके जो पुरस्कार थे वो थे, उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद आध्यात्मिक किया। उन्हें फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, तो उन्हें कौन से सम्मान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से भी सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त रघुवीर जो सहाय सम्मान भी मिला था इन्हें, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी मिला, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकरण सम्मान मिल चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आएगा, नाइट्स ऑफ जो मैं बता चुकी हूँ यही मतलब आना तो यही आएगा यही। और अब एक कम के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अब एक कम के बारे में मैं थोड़ा सा सार, जब हमें किसी भी काव्य का सार पता रहता है तो हम उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो ये जो काव्य है उसका सार, अगर हमें मान लो अगर आपको ये काव्य है वो याद ना भी है तो भी आप इसका जो सार है वो देख के इसको बारे में सोच सकते हैं। और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है, आप सब जानते होंगे कि फर्स्ट टर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका ऐसे ही हम थोड़ी सी समराइज कर लेते हैं। कविता जो सार बता, विष्णु खरे जी ने अपनी एक कम कविता में उन लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाई है जो आज के
आधुनिक परास समाज में ईमानदारी बरतते हैं। तो इस पूरी कविता में आपको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि इस पूरी कविता में स्वतंत्रता के बाद जितने भी जो वो हुए हैं, काला बाजारी, अंडवार, जितने भी धोखाधड़ी से जो लोग अमीर हुए हैं, उन सब के बारे में बताया गया। और उन्होंने बताया ना कि यहाँ पे अब गरीब सिर्फ वही व्यक्ति बचे जो ईमानदारी से पैसा कमाता, रोटी कमाना जानता। तो इन्होंने बता रखा है कि सिर्फ गरीब वही है, और वो अपने आप को भी एक तरह से लाचार और गरीब इसमें इस पोएम में इस काव्य में वो बता रहे हैं। और उन लोगों को बता रहे हैं कि जो लूट करते हैं, जो घटसोट करते हैं, जो भी किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, वो निर्जलता पे उतर आए हैं, वो सारे लोग बहुत अमीर हो गए हैं। जो ईमानदार व्यक्ति वो तो भाई गरीब हो, क्योंकि ना उसने किसी बेईमानी का पैसा कमाया, इसलिए वो गरीब रह गया है। तो ये अपने आप को भी गरीब, और ये अपने आप को जो अमीरों की जो होड़ है, प्रतिस्पर्धा एक तरह से बोल सकते हैं, उससे ये अपने आप को हटा रहे हैं। तो इस पूरे में यही बताया गया है। तो आइए अभी हम सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो काव्य है वो मेरी बहन स्वीटी सुनाएगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम स्वीटी है और मैं आपको आदि का जो काव्य है उसकी व्याख्या देने वाली हूँ। तो जो जो ये लेखक थे, ये विष्णु खरे जी ने जो काव्य है वो अपनी बहुत सिंपल शब्दों का उपयोग किया है। यहाँ पे बहुत सिंपल शब्द है, आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाए काव्य में आफ्टर ऑल बोला क्या गया है। और मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या बोला है। 1947 के बाद से इतने लोगों ने इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आदि कोई हाथ फैलाता है 25 पैसा, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि आज मैं लाचार हूँ, कंगाल, कोड़ी, या मैं भला चंदा हूँ और कामचोर, एक मामूली धोखेबाज हूँ। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहला काव्य खंड पढ़ के सुना दिया है, और मैं आज आपकी व्याख्या पढ़ने जा रही हूँ। व्याख्या पढ़ने से पहले मैं तो शब्दार्थ बता दे रही हूँ। जैसे आत्मनिर्भर, स्वयं पर आश्रित होना, माला माल, यहाँ पे बोला है धनी, लाचार, विवश, कंगाल, गरीब, तोड़ी, तोड़, रोध से ग्रस्त। तो यहाँ पे गतिशील का मतलब यहाँ पे विकास करना। तो 1947 से बाद से इतने लोगों तो इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते थे। मतलब कह रहे वो आज़ादी के बाद से उन्होंने बहुत सारे लोगों तो बहुत सारे तरीकों से, मतलब किसी ने धोखा देते, किसी ने चोरी करते, किसी ने झूठ बोलते, अपने आप माला माल होते थे, बहुत सारे पैसे कमाए हैं और अपना विकास किया है। अब जब आदि तो हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ। अब जब उनके सामने कोई भी व्यक्ति है वो आता है, उनसे पैसे मांगता है एक चाय के लिए, 2 रोटी के लिए, तो वो समझ जाते हैं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा। तो वो समझ जाते थे उनके सामने एक ईमानदार आदमी है, उसने कभी भी झूठ से, धोखाधड़ी से, बेईमानी से पैसा नहीं कमाया, इसलिए वो आज गरीब है। क्योंकि जिन लोगों ने बेईमानी से पैसा कमाया है वो तो अमीर हो चुके हैं, अपना विकास कर चुके हैं, पर उन लोगों ने अपना विकास नहीं किया है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल, तोड़िया, मैं भला चंदा हूँ और कामचोर, एक मामूली धोखेबाज हूँ। तो वो कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ मैं आज लाचार हूँ, क्योंकि वो लाचार अपने आप तो इसलिए बोल रहे क्योंकि जानते हुए भी कि वो ईमानदार है तो भी उनसे सहायता नहीं कर पा रहे, उनको कुछ दे नहीं पा रहे। तो इसलिए वो बोलता कि मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे लाचार हूँ, अपने आप तो यहाँ पे बोलते हैं मैं लाचार हूँ, मैं जो हूँ भला चंदा ऊपर कामचोर, अपने आप को कामचोर भी बोलते क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और लाचार बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं। हाँ मैं तोड़ी, मतलब मैं क्रोधग्रस्त हूँ, क्योंकि उनके बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए अपने आप से अपने बारे में ये सब बोलते हैं। वो भले वो ऐसे हैं नहीं, पर वो गरीबों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे, वो जो धोखेबाजों से जिन्होंने अमीर बने हैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे, इसीलिए अपने आप को ऐसे बोलते हैं कामचोर ये सब। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरे काव्य के बारे में बता रही हूँ, आपको। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, निराकांक्षी, मैंने अपने तो हटा लिया है रोड से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। तो ये आपके सामने मैंने दूसरा काव्य पढ़ के सुना दिया, मैं इसकी व्याख्या बता दे रही हूँ। लेकिन पूरी तरह तुम्हें संकोच, लज्जा, परेशानी, गुस्से पर आश्रित है। तो वो जो कहते हैं भले तुम्हें या तुम मेरी बातें से सुनते परेशान हो, गुस्सा हो जाए और मुझ पे आश्रित होते, वो कहते जो मैंने बोला सब मुझे नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, वो कहते उन्होंने अपने आप को सभी होड़ से हटा लिया है। मतलब जितने भी होड़ है, भले तुम धोखाधड़ी करो, झूठ बोले, बेईमानी से पैसा कमाओ, वो कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने अपने आप को सभी होड़ से हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोध, प्रतिद्वंदी, हिस्सेदार नहीं हूँ। तुम भले बेईमानी से पैसा कमाओ, मैं तुम्हारा हिस्सेदार नहीं हूँ, ना मैं तुम्हें विरोध करूंगा।
ना ही मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूँ। मुझे तुझ देता या ना देता भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित ही रह सकते हो, तभी मुझे तुझ दो या ना दो इससे तो नहीं, तुम मुझसे तुम्हें तो खतरा नहीं, ये बोलना चाहते हैं। मुझसे तो तुम रह ही सकते हो झूठी, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये जानते हैं कि ये काव्य यहाँ पे पूरा खत्म हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और ऐसी बता दे रही थी, ये जानते हैं कि जो जो अमीर लोग हैं उन्होंने बेईमानी की है, घूस खोट ये सब काम से ही किया है। और जो जो कवि हैं वो ये भी जानते जो गरीब लोग हैं वो ईमानदार, उन्होंने किसी तो भी ठगा नहीं है, बेईमानी नहीं की, झूठ नहीं बोला, किसी के साथ कुछ भी नहीं निर्दयी व्यवहार किया, तो भी उसलिए तो वो गरीब हैं। तो इसलिए वो कवि कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अपने आप को कोसते हुए बोलते थी मैं लाचार हूँ, मैं कामचोर हूँ, तोड़ी हूँ, मैं निर्लज हूँ, नंगा हूँ, सब अपने बारे में वो बोलते थे क्योंकि उन्होंने तो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। सो गाइस यहीं पे काव्य खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी जितनी भी वीडियो अपलोडेड हो रही है वो आप आगे जाके देख सकते हैं, और पहले भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसे भी आप हमारे चैनल पे जाकर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।